नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस 2015 का लैंग्वेज ग्रुप का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को इस वीडियो में किया गया है, हल किया गया है, जिसमें मैं आप लोगों को न केवल आंसर दिया हूं बल्कि उसके साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी बताया हूं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे पूरा देखिएगा, किसी भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा वो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प करे। सो वीडियो को किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा और जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक ही है जो हमें प्रोत्साहित करता है। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं हम इतना, हमारी टीम इतना मेहनत करती है। तो कमेंट के माध्यम से हमें रिव्यू भी दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और जो है आपका कोई भी डाउट है तो हमारे साथ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ जुड़िए और हमें अपनी बात बताइए। आपको कोई भी सजेशन है या कोई भी डाउट है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, जो है टू टीच इन एन ओवर क्राउडेड क्लास टीचर इज एक्सपेक्टेड टू मेक यूज ऑफ। मतलब एक बहुत ज़्यादा भीड़ भरी कक्षा हो गई है, मतलब ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए? तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए कि आईसीटी के प्रयोग है तो पद्धति अथवा तकनीक में परिवर्तन करना चाहिए। आईसीटी का यूज कैसे कर सकता है एक टीचर? आईसीटी का यूज करने के लिए देखिए, आईसीटी का यूज जैसे है कि वो माइक का यूज कर ले, स्पीकर का यूज कर ले, प्रोजेक्टर का यूज कर ले, स्लाइड्स का यूज कर ले। इससे ये होगा कि बड़ी क्लास को वो मैनेज कर सकता है, दूर तक आवाज़ जा सकती है, दूर तक उसकी वो जो दिखाना चाह रहा है वो पहुंच सकता है। इस प्रकार से आईसीटी के प्रयोग हेतु पद्धति अथवा तकनीक में परिवर्तन करना ही यहाँ पर सही विकल्प होगा। वह यद्यपि दूसरे विकल्प में आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि सभी छात्रों के ध्यानाकर्षण हेतु तो विषय वस्तु में परिवर्तन करना। तो विषय वस्तु में किस किस के परिवर्तन करेंगे आप? या जो है मान लीजिए ध्यान आकर्षण आपने मान लीजिए कई ग्रुप हैं, मतलब कई तरह के विचारधारा वाले बच्चे हैं, तो आप 5 मिनट दूसरे को संभालेंगे, फिर 5 मिनट और दूसरों को संभालेंगे, तो पीछे वाले 5 मिनट में जो पीछे वाले जो बच्चे हैं वो तो छूट जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी बच्चों के साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा विकल्प ही सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में पढ़ाते उसमें अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर एक टीचर पढ़ा रहा है किसी भी क्लासरूम में तो सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि वो लर्निंग को इंश्योर कर सके, मतलब अधिगम सुनिश्चित हो पाए, बच्चा सीखे, ये उसको जो है इंश्योर करना है। क्लास रेगुलरली लेना ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट ये किसी भी तरह से बच्चा सीखे बस। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यदि अध्यापकीय प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद एक भावी अध्यापक को सिविल सर्विस में अवसर मिल जाता है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि योगदान करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पूछा गया है कि आपने जब ट्रेनिंग पूरा कर लिया तब आपको क्या सिविल सर्विस में, लाइक यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जो भी है डिफरेंट स्टेट की पीएससी है, उसमें आपको जो है मिल गया मौका, मतलब उसमें आप क्वालिफाई हो गए, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें आपकी क्या, उससे में आपके से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? तो उसमें यही एक्सपेक्ट किया जाए कि आप टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करें, क्योंकि आपने उसके लिए प्रशिक्षण लिया है। तो इस तरह से जो है आपका इसमें एक मनोवृत्ति को जानना चाहता है कि आप क्या वास्तव में टीचर बनना चाहते हैं या नहीं। यदि आप वास्तव में टीचर बनना चाह रहे होंगे तो आप इसी विकल्प पर टिक करेंगे। इस प्रकार से ये आपसे पूछना चाहता है, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इस समय बीएड पाठ्यक्रम को ओडीएल मतलब होगा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में करवाया जा रहा है। प्रूव कर दिया गया है कि बीएड पाठ्यक्रम आप इस मोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा क्यों किया गया होगा? तो ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो है इन सर्विस टीचर्स हैं उनको वो यहाँ पर कर सकें और वो अपनी सर्विस भी करते रहें, और जब उनको टाइम मिले तो वो इससे सीख सकें, है ना। तो इस प्रकार बीएड पाठ्यक्रम वो कर लें जिनका बाकी रह गया है। तो यही जो है सही विकल्प यहाँ पर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अ टीचर इज सपोज टू हैव सम वैल्यू परसेप्शन, ही और सी इज एक्सपेक्टेड टू गिव मोर स्ट्रेस ओवर विच सॉर्ट ऑफ वैल्यूज इन दीज डेज। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि अध्यापक के लिए मूल्य संवेदन होना का जरूरी है, मतलब उसमें कुछ संवेदनाएं होनी चाहिए एथिक्स के प्रति, मूल्यों के प्रति। तो इसमें
अभी के समय में जो है किस प्रकार के मूल्यों पर अधिक बल देना चाहिए। तो अभी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देना होगा। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होगा कि हर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, हर बच्चे के सुझावों को शामिल करना, ठीक, और अंतिम निर्णय अपना लेना। लेकिन हर बच्चे को अगर आप निर्णय में शामिल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चा खुद को इन्वॉल्व महसूस करेगा, वो आत्महीनता से ग्रस्त नहीं होगा। इस प्रकार से बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो मुखर होकर के खुद बोलेगा, खुद सीखेगा चीज़ों को। इस प्रकार से यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक जो एनवायरनमेंट है उसको जरूरी है, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में निरंतर और समेकित मूल्यांकन का उपयोग कर पाना अधिक संभव है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन का यूज जो है सबसे ज़्यादा किस सिस्टम में हो सकता है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है दोस्तों सेमेस्टर सिस्टम में। सेमेस्टर सिस्टम में कैसे, देखिए आप लोगों का इंटरनल हो जाता है, टेस्ट असाइनमेंट हो जाता है, इसके अलावा कभी कभी जो है आपको प्रेजेंटेशन देना होता है या वाइवा देना होता है। तो इस प्रकार से आपका सेमेस्टर के बीच में मिड टर्म हो जाता है और फिर सेमेस्टर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके साल भर में 4 बार परीक्षाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम जो है इसके लिए बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टू बी सक्सेसफुल इन एनी, किसी प्रतियोगितामूलक परीक्षा में सफल होने के लिए आजकल छात्रों को कोचिंग क्लास में पढ़ना अनिवार्य हो गया है। इस व्यवसाय प्रणाली को क्या करना चाहिए। मतलब ये किसको, एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, उसमें पास होने के लिए बच्चे को कोचिंग लेना कंपलसरी हो गया है। मतलब कंपलसरी नहीं, एसेंशियल हो गया, ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है पूरा स्कूल में कवर नहीं किया जाता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव सिस्टम है, मतलब ये महंगा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें जो है दोस्तों ज़रूरी है कि क्या करे, शिक्षा विद्यालय जो है इस भूमिका का निर्वहन करे। कैसे निर्वहन कर सकता है, विद्यालय न केवल सिर्फ सिलेबस को पढ़ाए बल्कि उनको प्रतियोगितामूलक विषयों को भी पढ़ाए, मतलब उसमें कंटेंट बढ़ा करके पढ़ाए। कोशिश करे विद्यालय कि ऐसा पढ़ा दे कि उसको जो है कोचिंग जाने की जरूरत ही ना पड़े। अब विद्यालय में ही जब ज्ञान नहीं मिलेगा बच्चे को तो वो कोचिंग तो जाएगा ही। तो इस प्रकार से जो है विद्यालय को इसका निर्वहन करना जरूरी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्र शिष्य प्रणाली एक विशेष प्रारूप है जो सुनिश्चित करता है। अग्र शिष्य का मतलब होता है मॉनिटर, मतलब जो सबसे तेज बच्चा होता है उसे मॉनिटर बना दिया जाता है। तो मॉनिटरियल सिस्टम इज फॉर्म फॉर इंश्योरिंग, तो मॉनिटरियल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य यह होता है दोस्तों कि बच्चों में स्व अनुशासन की भावना विकसित हो, क्योंकि मॉनिटर जो होता है वो एक महीने में चेंज होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे जो है मॉनिटर बन जाते हैं एक साल में। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चे के अंदर स्व अनुशासन, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। तो यही मेन भावना होती है कि आत्म अनुशासन को जो है उसके अंदर वो एथिक्स लाया जाए, उसके अंदर ये फीलिंग लाया जाए। तो इस प्रकार से आत्म अनुशासन जो है उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तम अध्यापक के लिए आईसीटी का नियमित एवं उपयुक्त ढंग से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारत जैसे देश के लिए ऐसा कर पाना सरल नहीं है, फिर भी तकनीकी प्रगति के कारण आज ऐसा कर पाना संभव हो गया है। देखिए आईसीटी को जो है रेगुलरली और प्रॉपरली यूज करना चाहिए बीइंग अ टीचर। लेकिन आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके उपयोग करने से क्या होता है कि जो कक्षा जो होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और बच्चे के लिए ज़्यादा समझने लायक हो जाती है। बस शिक्षक को पढ़ाना और बच्चे को समझना भी सरल हो जाता है आईसीटी के यूज से। जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए सिर्फ ऐसे बता दिया जाए कि भारत एक प्रायद्वीप है, हाँ पेनिनसुला है, तो इसको अगर मान लीजिए मैप के माध्यम से दिखा दिया जाए, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा दिया जाए, ग्लोब के माध्यम से दिखा दिया जाए, तो ऐसे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आईसीटी जो होती है वो लर्निंग में हेल्पफुल होती है। तो बट प्रॉब्लम ये है आजकल के दोस्तों कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनमें ये हर जगह पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है संभव हो पाया है सिर्फ शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क समस्या, नेटवर्क और ये कहें कि बिजली की व्यवस्था वहाँ पर प्रॉपर है, इसलिए वहाँ पर संभव है। लेकिन सभी क्षेत्रों के लिए संभव नहीं हो पाया, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, आजकल शिक्षण को एक व्यवसाय अथवा उद्यम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस तथ्य पर इसे एक उद्यम के स्तर पर बनाए रखने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से है। मतलब शिक्षण जो है आजकल, टीचिंग जो है एक प्रोफेशन बन चुका है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होती है दोस्तों प्रोफेशनल पैकेजेस की आवश्यकता होती है,
क्योंकि जब इसको एक प्रोफेशन बना दिया गया है तो इस प्रोफेशन में पैकेज क्या क्या मिल रहे हैं, जैसे कि हेल्थ बीमा है या इंश्योरेंस है या अन्य जो टीए डीए जो मिलता है अन्य सर्विसेज में, तो वो चीज़ें अगर टीचिंग जॉब में भी मिलने लगे, ठीक प्रॉपर जो है अगर पैकेज मिलने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो है इस प्रोफेशन में भी लोग आएंगे और जो है इसको ध्यान देंगे। ये ना मान करके चलेंगे कि शिक्षा एक सेवा है, पढ़ाना एक सेवा है, ये मानने के बजाय अगर वो एक इसको व्यवसाय मानेंगे तो इसका एक अलग ढंग से विकास हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये 10 प्रश्न होंगे रीजनिंग के, तो इनको देखते हैं। यदि किसी गुप्त भाषा में मतलब एक कोड लैंग्वेज में आकाश शब्द को 1111198 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जहान शब्द को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो आकाश शब्द है इसका अगर अलग अलग विश्लेषण करें तो ये जो होता है सबसे पर 1 नंबर पर आता है। लेटर को पढ़िए आप, ABCDEF पढ़ते हैं ना, तो ये जो है 1 नंबर पे आएगा। के जो है आप लोगों का 11 नंबर पे आएगा। ऐसे ही फिर ए 1 नंबर पे आएगा और यस जो है आप लोगों का किस में आएगा, 19 नंबर में आएगा और एच जो है वो 8 नंबर में आएगा। अब इसे एक लगातार व्यवस्थित कर दें तो पहले 1 फिर 11 फिर 1 फिर 19 फिर 8, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये आप लोगों का हो जाता है। ऐसे ही अगर आप जहान को सेट करेंगे तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, 26 18 1 14, इस प्रकार से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गुप्त भाषा में चंचल को के लिए 32 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में के नाम बादल को किस तरह से लिया जाएगा। देखिए, तो चंचल को अगर देखें तो इसमें 8 लेटर हैं, तो 8 × 4 मतलब 8 का गुणज या मल्टीपल कहें तो 32 है, ठीक। और इसी प्रकार से बादल में जो है 5 शब्द हैं, तो 5 का गुणज जो है अगर देखें तो 10 हो सकता है। इस प्रकार से इसका सही विकल्प जो है पहला होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि यक्ष का नाम का कोई व्यक्ति किसी महिला से इस प्रकार से संबंधित है कि उसकी पति उसे माँ का पुत्र हो और यक्ष का कोई भाई ना हो, तो यक्ष उस महिला से किस प्रकार से संबंधित होगा। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा वह उसकी पत्नी होगी, मतलब सी इज़ हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से टहलते हुए पश्चिम की ओर एक मील जाता है, दाहिनी ओर मुड़ करके 1 मील चलकर बाएं मुड़ जाता है और वह 2 मील चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ करके 1 मील चला जाता है, इसके बाद वह दाहिने ओर मुड़ जाता है, तो अंत में व्यक्ति किस दिशा में जाएगा। तो इसमें अगर आप इसे हल करेंगे तो इसमें पश्चिम दिशा आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर, मेडिसिन, टीचर, तो ये रिलेशन बताया जिस प्रकार से डॉक्टर जो है मेडिसिन से संबंधित है, उसी प्रकार टीचर जो है वो टीचिंग से संबंधित होगा। स्कूल, क्लास और कॉलेज से तब संबंधित होता है जब डॉक्टर जो है हॉस्पिटल से संबंधित होता। इस प्रकार से यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न श्रेणी में विजातीय पद जो अन्य से भिन्न हो को छांटिए। तो अन्य से भिन्न जो है फिल्म स्ट्रिप है, जो सबसे अलग है, ऑड है। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन को बनाए रखने के लिए किसी विद्यालय में शारीरिक दंड की व्यवस्था का होना जरूरी है। यह कथन निम्न में से किस तर्क पर आधारित है। मतलब कॉर्पोरल पनिशमेंट को इम्पॉर्टेंट अगर ये बता रहे हैं तो वो किस बेसिस पर है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि इससे मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है, ये जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर को क्रिएट करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि अक्षर ए को 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में लिखा जाए और उसके बाद के प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चौड़ाई में 0.25 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हुए क्रम में लिखा जाए, तो बताइए कि इस प्रकार से लिखे गए अक्षर एम और एक्स की चौड़ाई में कितना अंतर होगा। तो एम और एक्स के बीच जो है दोस्तों 11 का अंतर होता है, और 11 में अगर आप 0.25 का जो है गुणा कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2.75 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा पद अन्य से अलग है। तो दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और हैदराबाद, ये जो है कोलकाता, लखनऊ और हैदराबाद जो है ये राज्यों की राजधानी है, लेकिन दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। इस प्रकार से पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है। यदि किसी सवारी गाड़ी को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 280 किलोमीटर की दूरी 20 स्टेशनों पर रुकती हुई तय करना हो, जबकि हर स्टेशन पर 4 मिनट का ठहराव हो, और किसी दूसरी गाड़ी बी को उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 स्टेशनों पर रुकती हुई तय करना हो, जबकि प्रत्येक स्टेशन पर उसका ठहराव 10 मिनट का हो, तो गंतव्य तक कौन सी गाड़ी पहले पहुंचेगी। तो इसमें जो है इसे आप हल कर लीजिएगा। इसमें पहला विकल्प सही होगा,
क्योंकि अब हम हल करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप इसे हल कर सकते हैं। 280 को अगर आप 35 से भाग देंगे तो इसमें आप पूरा आ जाएगा आपका 8 घंटे। और फिर जो है उसमें आप लोगों को ऐड कर देना होगा 20 को 80 अगर कर देंगे तो 9 घंटे 20 मिनट आ जाएगा। और इसमें जो है 9 घंटे 30 मिनट आ रहा है। तो इस प्रकार से कम टाइम ले रही है ए, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। उच्च शिक्षा मूलतः संबंधित है। तो उच्च शिक्षा जो है दोस्तों मूलतः संबंधित होती है नए ज्ञान के सृजन से। मतलब आपको नया नॉलेज क्रिएट करना है। जो आपको बेस था वो बता दिया गया 12वीं तक। इसके बाद आप जो है ग्रेजुएट हुए, उसमें आपका मूल रूप से संज्ञानात्मक विकास हुआ। और फिर उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो नए ज्ञान का आप सृजन करिए, ऐसा आपसे उम्मीद की जाती है। कॉपी पेस्ट की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन वो तो होता ही है, आप लोग देखते ही हैं। परंतु यहाँ पर आदर्श रूप में देखें तो दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है प्रवाहित जल के द्वारा। ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से उटपटांग से आ गया। ये फिर जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसे हम स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक मन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तो जो साइंटिफिक माइंड होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा दोस्तों लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्यों? क्योंकि साइंस के पीछे लॉजिक होता है। विदाउट प्रूफ, बिना किसी लॉजिक के साइंस कोई भी बात मानता नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक मन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही होगी कि उसके अंदर तार्किक चिंतन होगा। मतलब वो है कि बिना तर्क की कोई बात वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है सबके लिए शिक्षा का तात्पर्य यह है। तो सबके लिए शिक्षा का तात्पर्य यह हो जाएगा कि शिक्षा को सभी के लिए प्राप्य अथवा उपलब्ध बनाना। यही यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीएड पाठ्यक्रम की अवधि को 1 से 2 वर्ष तक बढ़ाना शैक्षिक दृष्टि से आवश्यक है ताकि, तो बीएड पाठ्यक्रम को जो है इसलिए बढ़ाया गया कि गुणवत्ता युक्त अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण देना संभव हो पाएगा। क्योंकि जो होता क्या है कि एक वर्ष में उतना ज़्यादा दे पाना संभव हो नहीं पा रहा था, इसलिए इसे 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। तो शैक्षिक दृष्टि से समान शिक्षा प्रणाली अनिवार्य है, क्योंकि तो इसमें जो है दोस्तों आवश्यकता होगी कि शिक्षा के अधिकार के लिए जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारी प्रचलित विद्यालयी प्रणाली में प्रतिभावान और पिछड़े हुए दोनों ही वर्गों के छात्र अवहेलित अथवा उपेक्षित रहते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए हमारा जो स्कूल का सिस्टम है ना, उसमें जो ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट जो है और जो पिछड़ा हुआ वीक स्टूडेंट है, दोनों प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि टीचर इनको संभाल नहीं पाता है। होता क्या है, कमज़ोर बच्चा जो है उनके साथ कोप नहीं कर पाता है, उनकी बात समझ नहीं पाता है, और जो ब्राइट स्टूडेंट है वो उबने लगता है। तो आपको जो है आपसे जिम्मेदारी, आपसे ये अपेक्षित होता है कि आप सभी को लेकर के चलें। आप जो है जो बीच का रास्ता लेकर के चलते हैं वो भी बेकार है। आपको कमज़ोर छात्रों से फैक्चुअल क्वेश्चन करना होगा, और जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनसे जो है थिंकिंग वाले, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वाले और जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले, क्रिएटिव थिंकिंग वाले प्रश्न आपको करने होंगे, ताकि वो इन्वॉल्व रहें उन कठिन प्रश्नों में। और आप जो है बीच के बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ज़रूरी होगा कि जो एजुकेशनल जो सेटअप है हमारा वो ऐसा होना चाहिए कि इनको संभाल सके। इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रायः कहा जाता है कि यद्यपि लोगों की शैक्षिक योग्यताएं बढ़ रही हैं, लेकिन नैतिक और नीतिगत स्तर घट रहा है निरंतर ही। ऐसा प्रायः हो रहा है, किस कारण से? मतलब ये है कि लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बढ़ती जा रही है, मतलब लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन जो उनका मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड है बहुत ही ज़्यादा गिरता जा रहा है। लोग जो है आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में जो है वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, और हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं कितनी अवहेलना झेलते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे जो मेरे मोरल एथिकल वैल्यूज़ हैं वो गिर रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है दोस्तों कि शिक्षा और समाज के मध्य उपयुक्त संपर्क और संबंध नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी जो शिक्षा है ना वो रटे रटाए चीज़ पे चल रही है, उससे जो है समाज से जोड़ा ही नहीं गया। इसी कारण से जो है एनसीएफ को लाया गया है, और एनसीएफ कहता है कि जो हमारा कक्षा का वातावरण है वो हमारी दैनिक जीवन से, हमारी डेली लाइफ के जो है क्रियाकलापों से, एक्टिविटीज से रिलेटेड हो। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सही विकल्प हो जाएगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो 1973 में हुई थी दोस्तों। और अंतिम प्रश्न है 3 आर्स में अंतर्निहित नहीं है। तो रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक संबंधित होता है, इसमें तीनों होंगे, लेकिन मनोरंजन जो है संबंधित नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों पार्ट 1 कंप्लीट होता है।
दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसमें सही विकल्प होगा वाक्य के प्रारंभ में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास नहीं है? तो इसमें चतुरानन में द्विगु समास नहीं, बहुब्रीहि समास है। दिन में तारे नजर आने का क्या अर्थ है? तो दिन में तारे नजर आने का अर्थ होता है घबरा जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? तो यह ज्ञानात्मक उद्देश्य है। कृषाणु के लिए पर्याय शब्द कौन सा है? तो कृषाणु जो होता है दोस्तों अग्नि के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है रामचरितमानस से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदी में सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य होता है ध्वनि के उतार चढ़ाव से परिचित कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रचना में नहीं आता? तो मौखिक रचना में अभिनय नहीं आता है, क्योंकि जो पहले से दिया स्क्रिप्ट होता है उसी के अनुसार बोला जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ विध्यो आगे कौन हवाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है। ये जो है बिहारी के द्वारा बोला गया है। रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया? तो इसे भरत मुनि ने किया है। अगला प्रश्न है, सवैया किसका प्रिय छंद माना जाता है? तो सवैया जो है रसखान का प्रिय छंद माना जाता है। पद्मावत में सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है। हिंदी के कुछ युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, तो उसे भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो है महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि जो है दोस्तों अमीर खुसरो माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू को किस काव्य के अंतर्गत रखा जाता है? तो आंसू को जो है खंड काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसे वीर प्रसूता कहते हैं, वीर को जन्म देने वाली। काव्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्व है? तो काव्य शिक्षण में सबसे ज़्यादा दोस्तों महत्व होता है आप लोगों के अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो काव्य शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों आदर्श वाचन का। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है मुख्य रूप से दास्य भाव की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजभाषा का सही तात्पर्य किस भाषा से है? तो राजभाषा जो होती है वो होती है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। आगे बढ़ते हैं, गद्य खंड के शिक्षण में रत्नाकर शब्द को आप कैसे समझाएंगे? तो रत्नाकर जो है ये एक समास युक्त शब्द है, इसलिए इसे विग्रह द्वारा समझाया जाएगा। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये तिलस्मी उपन्यास है दोस्तों। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास के जो गुरु थे वो दोस्तों रामानंद थे। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अनयो आश्रित का सही विकल्प होगा, तो इसमें अन्योन्याश्रित ऐसा शब्द बनता है, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति? तो रघुवंशम में 19 मतलब 19 जो है स्वर्ग होते हैं। उत्तर रामचरितस्य रचनाकारः कः? तो उत्तर रामचरित के रचनाकार हैं भवभूति। और अगला प्रश्न है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कस्मिन् काव्ये सूचितम? तो ये है आप लोगों के कुमार संभव में। आगे बढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतल नाटके नायकः कः वर्तते? तो अभिज्ञान शाकुंतल में जो नाटक है दोस्त, नायक है वो दुष्यंत है और नायिका है शकुंतला। अगला प्रश्न है, माघ काव्यम किम? तो माघ ने जो है दोस्तों शिशुपाल वधम लिखा है। किरातार्जुनीयम जो है लिखा है भारवी ने, कुमार संभवम कालिदास ने, और नैषधीय चरितम जो है श्रीहर्ष जी का है। शिव पार्वत्योः चर्चा कस्मिन् ग्रंथे दृश्यते? तो शिव और पार्वती की चर्चा जो है कुमार संभव में है। अगला प्रश्न है, विद्वस् शब्दस्य चतुर्थी एकवचनस्य स्वम स्वरूपम वर्तते, मतलब रूप क्या होगा? तो विदुषे बनेगा इस प्रकार से इसमें जो दोस्तों। अगला प्रश्न है, अस धातोः लट लकारे उत्तम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम किम? तो अस धातु का लट लकार है तो अस्मि हो जाएगा और एक वचन है इसलिए अस्मि बनेगा।
अगला प्रश्न है तथा धन एव तथैव, यहाँ पर जो है वृद्धि हो गई, संधि वृद्धि संधि हो गई है। आगे बढ़ते हैं। पंचपात्रम इत्यत्र कहा समासः, तो पंचपात्र में जो है आप लोगों का द्विगु समास है, संख्या पूर्वो द्विगुः। अगला प्रश्न है अहम पुस्तकम पठामि इत्यस्य अनुवादम कुरुत, तो अहम पुस्तकम पठामि का अनुवाद हो जाएगा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्धम वाक्यम लिखत, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा तम पुस्तकम पठसी। और इन औरों को देखें, अहम जलम पिबामः, ये गलत होगा क्योंकि पिबामः जो है बहुवचन के लिए है, जबकि ये अहम एक वचन में है। तो इसका सही होगा अहम जलम पिबामि। ते वनम गच्छति नहीं होगा क्योंकि ते बहुवचन में है और गच्छति एक वचन में है, जबकि दोनों को बहुवचन में होना चाहिए, इसलिए ते वनम गच्छन्ति होना चाहिए। सह गृहम गम्यते, तो यहाँ पर सह की जगह तेन होना चाहिए क्योंकि ये कर्मवाच्य में है, इसलिए यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आस्तिक दर्शनानि सन्ति, तो षट जो है आस्तिक दर्शन है और 3 जो है मुख्य रूप से नास्तिक दर्शन है अपने दर्शन परंपरा में। और अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्याः, शंकराचार्य होगा कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकाः, तो आदि शंकराचार्य जो है दोस्तों वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कति संस्काराः सन्ति, तो जो है 16 संस्कार होते हैं। दोस्तों ये वीडियो बड़ा है मानता हूँ, लेकिन आप इसे धैर्यपूर्वक देखते जाएं क्योंकि उम्मीद है कि इसमें जो आपको फैक्ट जो दिए जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। तो इस प्रकार से आप देखते रहिए। कति संस्काराः सन्ति, तो 16 संस्काराः सन्ति। अगला प्रश्न है आश्रमाः कति भवन्ति, तो आश्रम जो है 4 होते हैं, उनमें है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम। इस प्रकार से 4 आश्रम होते हैं। वेदाः सन्ति, तो वेद तो 4 ही हैं, 4 वेदाः सन्ति। अगला प्रश्न है प्राचीन काले वेदाध्ययनम, तो वेदाध्ययन जो होता था गुरुकुलेषु, गुरुकुलों में होता था। ऐसा इस प्रकार से इसमें विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तो इसमें हो जाएगा उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये यहाँ पर भरा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वदेशे पूज्यते राजा, तो इसमें विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब आप लोगों को यहाँ पर सवाल हो रहा होगा कि ऐसे ये कहाँ से आ रहे हैं, तो सूक्ति संग्रह से हैं ये मुख्य रूप से। तो इसमें जो सूक्तियाँ मुख्य मैं आप लोगों को उसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड जरूर करवाऊँगा, तो उसमें से आप इसे हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों पुराणानाम संख्या, तो 18 पुराणानि मतलब 18 पुराण हैं दोस्तों। रामायणस्य रचयिता, तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं जिन्हें आदि कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है श्रीमद्भगवद्गीतायाम अर्जुनम प्रति कस्य उपदेशः वर्तते, तो ये है आपका श्री कृष्णस्य, मतलब श्रीमद्भगवद्गीता में अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण का उपदेश है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अब बढ़ते हैं इंग्लिश के प्रश्नों की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी द करेक्ट रिक्वेस्ट ऑफ अ माउस टू अ डेंजरस कैट, मतलब इसमें पूछा गया है कि इन सभी जो वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है सही होगा। क्या करने के लिए, करेक्ट रिक्वेस्ट ऑफ अ माउस टू अ डेंजरस कैट, मतलब एक खतरनाक बिल्ली से एक माउस का क्या रिक्वेस्ट होगा, तो इसमें उसका रिक्वेस्ट यही होगा प्लीज़ डू नॉट फ्राइटन मी। इस प्रकार से दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्लीज़ डू नॉट फ्राइटन मी मतलब मुझे डराओ मत कृपया। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड आइकनोक्लास्ट, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा पर्सन हु अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स और एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स, और वैसे उसे मूर्ति भंजक कहा जाता है हिंदी अगर उसकी देखें, तो इस प्रकार से इसमें सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, उसे करना है, तो ये आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो है हर साल चेंज हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द अटेनमेंट ऑफ द पर्सन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हैड आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज सिंस मंडे, तो इसमें सिंस का यूज किया गया है और हैड बीन का यूज किया गया है। इससे आप देखकर समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, दूसरा विकल्प सही होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग होगी डेफिनेशन, पहला विकल्प यहाँ पर
सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड द मून वैक्सेस एंड डैश फोर्ट नाइट बाई। तो इसमें जो है वेन्स हो जाएगा। ये मुख्य रूप से कविता का एक पोयम का अंश है, मतलब पार्ट है। अब इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आपसे, सिर्फ व्याकरण और भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य से बिल्कुल जो है जैसे रचना और लेखक, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। आगे बढ़ते हैं। माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। ये जो है सेंटेंस है और इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। इस क्वेश्चन में लिखा है चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आई वॉज बींग टेकन टू प्रिजन बाई माई कैप्चर्स। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। इसका हिंदी मतलब अगर देखें तो खुशी जो थी उसे दोनों हाथों से उसे होल्ड कर रही थी, मतलब जकड़ रही थी, पकड़ रही थी। तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। रियल, तो रियल का उल्टा होता है दोस्तों इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। वैसे देखें तो इसमें इल्यूजरी होगा, क्योंकि रियल जो है ये आप लोगों का एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ पर इल्यूजरी जो है इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा। इल्यूजन जो है नाउन फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। माई ब्रदर एंड डैश आर गोइंग टू कॉलेज। तो देखिए माई ब्रदर जो है एज अ सब्जेक्ट और आई जो है एज अ सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा, इसलिए आई का यूज किया जाएगा। माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू कॉलेज। मी नहीं होता है, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, और एज अ सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्टिव केस को यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प ही सही होगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। सी इज़ वेरी केयरफुल। तो इसमें केयरफुल ऑफ होगा। सी इज़ वेरी केयरफुल ऑफ हर हेल्थ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सप्लाई द अप्रोप्रिएट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। मम्प्स डैश अ सीरियस इलनेस फॉर ग्रोन अप प्यूपिल। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया है, क्योंकि MUMPS को देख करके आप सोचेंगे कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर लगा दें, लेकिन मम्प्स जो है एक बीमारी का नाम ही है, तो मम्प्स इज होना चाहिए। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। चौथा विकल्प सही होगा, मम्प्स इज अ सीरियस इलनेस। आगे बढ़ते हैं। एड अ सुटेबल वर्ड टू द ब्लैंक स्पेस। हिज वेजेस आर सो स्मॉल दैट ही कैन स्केर्सली लिव डैश देम। तो लिव ऑन देम होगा, मतलब ये है कि उसके सहारे जीना। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है आस्क और बेग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली। तो इसमें होगा सही विकल्प सप्लीकेट। सप्लीकेट का मतलब होता है याचना करना, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। The witness lied to the judge. He kept back the truth that he had seen his friend committing his wife's murder. तो इसमें जो है जो मीनिंग दिया है फ्रेज का, केप्ट बैक का, उसका बताना है क्या होगा। तो देखिए इसका पूरा हिंदी मतलब अगर देखें तो द विटनेस लाइड टू द जज, मतलब विटनेस ने जज से झूठ बोला। ही केप्ट बैक द ट्रुथ, उसने ट्रुथ को छुपा लिया। क्या क्या छुपाया कि ही हैड सीन हिज फ्रेंड कमिटिंग हिज वाइफ्स मर्डर। तो ही हैड सीन हिज फ्रेंड मर्डर, मतलब ये फैक्ट था कि उसने जो है अपने फ्रेंड को वाइफ का मर्डर करते हुए देखा था, लेकिन उसने छिपा लिया। तो यहाँ पर केप्ट बैक का मतलब होगा हिड। हाइड, हाइड का जो पास्ट फॉर्म है हिड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब स्वेयर। तो स्वेयर का वर्ब फॉर्म होता है स्वेयर, सोर, स्वॉर्न, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब थर्ड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। Choose from the following the meaning of the prefix auto forming the words like autograph, autobiography। तो जिस प्रकार से जो शब्द है ना ऑटोग्राफ, ऑटोबायोग्राफी, इसमें पूछ रहा है कि ऑटो शब्द का मतलब क्या है। तो ऑटो का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश। तो बेकन जो है, बेकन को इंग्लिश ऐसे का फादर कहा जाता है और इंग्लिश प्रोच का भी कहा जाता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। अब ऐसे प्रश्न आने के चांसेस बहुत कम हैं। आगे बढ़ते हैं। द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन इज रिटन बाय। तो ड्रीम चिल्ड्रन जो है लैम्ब के द्वारा लिखी गई, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए जो है आप ज़्यादा परेशान ना हो, मुख्य मुख्य जो रचनाएँ हैं और जो कवि हैं या लेखक हैं उनको हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे एक वीडियो में, उसे आप देख लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर्स प्ले बिलोंग्स टू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16वीं सेंचुरी में भी उन्होंने जो है उनका जन्म हुआ था और उन्होंने लिखे भी हैं, और 17वीं सेंचुरी में लिखे हैं। अब जो है इसमें अगर देखें तो जो मेन इम्पॉर्टेंट उनके जो प्ले हैं वो 17वीं सेंचुरी में लिखे गए हैं, इसलिए इसके दूसरे विकल्प हम मान लेते हैं कि ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जीबी शॉस प्लेज आर नोन एज। तो जीबी शॉ के जो प्ले हैं, इन्होंने मतलब नाटक लिखे हैं, तो इनके जो प्लेस हैं वो प्रॉब्लम प्ले के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को जो है ये क्लियर हुआ होगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी कोई भी बात हो, सजेशन हो या कोई भी कंप्लेन हो आपकी हमारे साथ, वो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।